हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट। तो मैं आज एक नई मूवी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। नई मतलब ये मूवी 2011 में रिलीज़ हुई थी। मूवी का नाम है ड्रीम हाउस। ये एक थ्रिलर और मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी को IMDb रेटिंग 6 मिला हुआ है। एक्चुअली ये जो मूवी दिखाती है कि लोग चाहे जितना भी कोशिश कर ले दुनिया को अच्छा प्रिटेंड करने का या फिर देखने का, लेकिन दुनिया को वो उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से वो देखना चाहते हैं। कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है न्यू ईयर के पब्लिशिंग हाउस में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है विल। तो ये जो विल होता है ये यहाँ पे एक बहुत ही सक्सेसफुल एडिटर होता है, बट ये आज उसका लास्ट डे होता है वर्किंग का। एक्चुअली वो अपना जॉब इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वो अपनी एक बुक पब्लिश करना चाहता है और अपना पूरा जो टाइम है वो अपने फैमिली को देना चाहता है। तो विल अपने घर चला जाता है उसका लास्ट डे जॉब का ख़त्म करने के बाद। जब वो अपने घर जाता है तो उसकी जो वाइफ होती है उसे देख के बहुत ही खुश होती है, और जब विल उसे बताता है कि वो अपना जॉब छोड़ चुका है तो उसकी वाइफ और भी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसकी वाइफ भी चाहती थी कि विल अपना बुक कंप्लीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपने फैमिली को दें। विल की छोटी छोटी दो बच्चियाँ भी होती हैं, वो भी उनके फादर को देख के बहुत खुश होती हैं। और विल की जो डॉटर्स हैं वो उसे उनका जो घर का जो स्टेयर्स था वहाँ पे दिखाती हैं पर्दा हटा के कि देखो डैड, यहाँ पे वाल्स पे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनी हुई है। नेक्स्ट डे विल जब बाहर जाता है तो उसका एक पड़ोसी पहले हुआ करता था जिसका नाम था जैक। वो अपनी पत्नी से अभी अलग हो चुका है और यहाँ पे नहीं रहता है, बट कभी कभी अपनी डॉटर से मतलब वीकेंड पे मिलने के लिए और उसे घुमाने लेके जाने के लिए आता है। वो उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता था और उसकी वाइफ भी उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही होती थी। तो विल को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये लोग क्यों इसको इतने अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। फिर विल जो होता है वो अपना जो बुक होता है वो लिखने के लिए चला जाता है। तो उसकी जो छोटी डॉटर होती है वो उसके टेबल के नीचे आके छुप जाती है और बोलती है कि खिड़की के पास कोई है। तो विल वहाँ पे जाके चेक करता है और कोई नहीं होता, तो अपनी डॉटर को बोलता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। बट उसके बाद जब विल बाहर जाता है तो वो देखता है कि किसी के पैरों के निशान थे, तो वो सोचता है कि उसकी डॉटर बिल्कुल सच बोल रही थी, यहाँ पे कोई है। तो उस रात जब विल सो रहा होता था तो उसको बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती थी। तो वो क्या किया, वो उठ के दरवाज़ा खोला तो उसे बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखे। तो वो उनकी तरफ जा रहा था तो वो सभी वहाँ से भाग के चले गए, बट एक लड़की थी जो भागते भागते वहाँ पे गिर गई और फिर वो विल को बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, इस घर में कोई नहीं रहता, इस घर में मर्डर हुआ है। फिर विल कहता है कि मैं इस घर में रहता हूँ। फिर लेकिन उसके बाद वो लड़की बोलती है तुम इस घर में रहते हो और तुम्हें मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। और वो लड़की बोलती है कि 5 साल पहले यहाँ पे एक पूरे फैमिली का मर्डर हुआ था। फिर विल उसको पूछ रहा होता है कि कल तुम ही थी जो विंडो से झांक रही होती थी। फिर वहाँ पे खड़ा हुआ एक लड़का बोल रहा था कि शायद वो वापस आ गया। फिर विल उसको पूछता है कौन वापस आ गया, लेकिन वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बताता और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर विल वहाँ पे वापस आ गया जहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स थे। वहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स जले हुए थे। दरअसल ये जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पे स्पिरिट को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे विल पुलिस स्टेशन में जाता है और वो सारी घटना बताता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। पुलिस वाले बोल रहे थे कि कुछ साल पहले वहाँ पे एक आदमी ने अपनी वाइफ और 2 बच्चियों को मार दिया था। विल पूछता है कि अभी भी वो जिंदा है जिसने अपने परिवार को मार दिया था। विल पुलिस वाले से उस आदमी का फाइल मांगते हैं और पूछते हैं क्या वो आदमी अभी भी जिंदा है। पुलिस वाले बोलते हैं हमें नहीं पता और हम पब्लिक को ऐसे कोई भी फाइल नहीं दे सकते। लेकिन विल को उस आदमी का नाम पता चल जाता है। उस आदमी का नाम होता है पीटर वर्ड।
और वो जब घर आता है तो वो देखता है उसकी दोनों डॉटर्स जो हैं बहुत ही डरी हुई थी और अपनी मॉम के गोद में बैठी हुई थी। फिर वो पूछ रहा होता है क्या हुआ, तो वो उसकी वाइफ बोलती है कि बाहर कोई लड़की किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती थी और बोल रही थी कि हमारे घर पे किसी का, पूरे फैमिली का मर्डर हो गया था, इसलिए बच्चे बहुत ही डरे हुए हैं। यहाँ पे एक और भी अजीब बात होती है कि विल की जो वाइफ और डॉटर्स थी वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। विल समझता है कि उसकी पड़ोस की बेटी एन किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती थी, इसलिए वो उनके घर चला जाता है और एन से रिक्वेस्ट करता है कि अपनी बेटी को समझाए कि उसके घर के सामने या फिर बच्चों के सामने कभी भी किसी इस तरीके की बात ना करे। एन बोलती हैं कि उसकी बेटी अभी भी बहुत छोटी है और वो घर बहुत सालों से बंद था, तो और मैं मेरी बेटी को बोल दूंगी कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसी बातें ना करें। फिर विल वहाँ से चला जाता है। विल देखता है कि एन की बेटी खिड़कियों से उसको अजीब तरीके से देख रही होती है और विल को यकीन है कि इस घर का जो पुराना मालिक पीटर है उसी ने अपने परिवार को मार दिया था और वही आया था उस रात को और वो किसी भी तरह पीटर वाट के पास पहुंचना चाहता है। जब वो वापस घर आता है तो उसकी पत्नी एक न्यूज़पेपर उसे दिखाती है जिसमें लिखा हुआ था कि जब पीटर वाट ने अपने पूरे फैमिली को मार दिया था तो उसे हाफवे हाउस में रखा हुआ था। हाफवे हाउस वो जगह होती है जहाँ पे उन कैदियों को रखा जाता है जिनकी मतलब मेंटली जो हालत होती है वो स्टेबल नहीं होती, मतलब थोड़ा सा मेंटली क्रैक होते हैं। अब विल जो है पीटर वाट जहाँ पे रहता था वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाने के बाद उसे अपनी वाइफ और बच्चों की फ़ोटो मिलती है। वो सोचता है कि पीटर वाट ने कि उसके घर से ये सारी चीज़ें चुराई हुई हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो इसी कमरे में रहता है। विल को लगता है यही पीटर है। वो आदमी उसे अपनी आईडी दिखाता है और बोलता है कि मैं पीटर नहीं हूँ, पीटर मेरे आने से पहले यहाँ पे रहता था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो जब घर पहुँचता है तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि आज फिर से कोई खिड़की से झांक रहा होता था और मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। तभी विल और उसकी वाइफ को एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर आता है तो वो गाड़ी जो आ रही होती है वो विल की तरफ हमला कर रही होती है और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस को विल सब कुछ सच सच बताता है, पर पुलिस उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और बोलता है तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा सा आराम कर लो। तभी विल की पत्नी उसे बोलती है कि पुलिस हमारी मदद क्यों नहीं कर रही है। तो उसके बाद विल जो है नेक्स्ट डे उसी हाफ हाउस होता है वहाँ पे जाता है जहाँ पे पीटर रहता था। फिर वो डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर उसको 5 साल पुरानी पीटर की जो वीडियो फुटेज है वो दिखाता है। ये वीडियो देखने के बाद विल बहुत ही शॉक हो जाता है। वो डॉक्टर को बोलता है ये तो मैं हूँ। डॉक्टर बोलते हैं हाँ। फिर विल उसे बोलता है मैं विल हूँ ना कि पीटर हूँ। फिर डॉक्टर उसे बोलता है ये तुम्हारा आईडी नंबर था 91010, तुमने अपने आप को नया नाम दिया है जो कि तुम्हारा आईडी था। ये सब सुनने के बाद विल बहुत ही पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। वो कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर डॉक्टर बोलता है नहीं, ऐसा ही हुआ था, तुमने अपनी वाइफ और डॉटर को गोली मार दिया था और तुम्हारी वाइफ ने भी तुमको गोली मारा था जो तुम्हारे दिमाग पे लगी थी। फिर विल वहाँ से जाने लगता है। फिर जब वो जा रहा होता था तो वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स थे सब विल की तरफ आने लगते थे क्योंकि ये सब लोग विल को पहचानते थे क्योंकि उसने अपना 5 इयर्स यहीं पे बिताया था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर वो वापस अपने घर आ जाता है और जो घर उसे पहले बहुत ही खूबसूरत लग रहा था अब वो अपने घर को बहुत ही वीरान सुनसान तरीके से देख रहा है, जो कि उसकी ज़िंदगी की हकीकत है। अब जब वो घर के अंदर जाता है तो उसे सारी चीज़ें टूटी फूटी और वीरान ही लगती हैं। वो सिर पकड़ के वहीं पे बैठ जाता है। दरअसल 5 साल पहले उसकी फैमिली के साथ ये सब जो हादसा हुआ था वो सब कुछ उसके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट किया, जिसकी वजह से वो अपने दिमागी संतुलन खो बैठा था। ये इतना बड़ा हादसा था कि इस पे वो बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर पाया कि उसकी वाइफ और डॉटर्स नहीं रहे अब। इस कहानी की शुरुआत में जब वो अपना जॉब छोड़ के अपने घर आता है, एक्चुअली वो उसी साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है जहाँ से अभी अभी वो वापस आया है। एक्चुअली यहाँ पे जितनी भी स्टोरी हमें दिखाई जा रही है दरअसल सब स्टोरी विल की नज़र से दिखाई जा रही है।
जिसका असली नाम पीटर वॉट है। लेकिन अब विल को यानी पीटर को सच्चाई का कुछ तक यकीन हो चुका है, इसीलिए उसे असलियत की दुनिया भी दिखना शुरू हो जाती है। लेकिन एक बार फिर वो अपने भ्रम की दुनिया में चला जाता है। उसकी वाइफ उसके पास आती है और उसे पूछती है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ। वो बताता है कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम मेरे दिमाग में सिर्फ एक कल्पना हो, रियल लाइफ में तुम एग्जिस्ट नहीं करती हो और मेरा नाम विल नहीं पीटर है। उसकी वाइफ बोलती है तुम बिल्कुल नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल मत बोलना, और उसके सिर पे हाथ फैलाती है और वो वहाँ पे सो जाता है। उसके बाद उसकी वाइफ बच्चों के कमरे से उसको आवाज़ लगाती है और वो जब अपने बच्चों के कमरे में जाता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुमने अपनी बीमारी अपने बच्चों को दे दी। वहाँ पे एक्चुअली दोनों बच्चे बीमार होते हैं और जब वो अपनी बड़ी डॉटर को देखता है तो देखता है कि उसके गले में गोली का जो निशान है वो होता है, और ऐसा ही निशान उसकी छोटी डॉटर के छाती पे भी होता है। और कुछ देर बाद उसकी दोनों डॉटर्स की डेथ हो जाती है और इस बात से उसकी जो वाइफ है बहुत ही परेशान हो जाती है। दरअसल ये पूरी की पूरी जो घटना होती है वो विल की मेंटल हेल्थ से जो है रिलेट करती है, वो इसकी इमेजिनेशंस में आती हैं। ये एक्चुअली हमें स्टोरी की तरह दिखाया जा रहा होता है, क्योंकि वो अभी धीरे धीरे ये अपने आप को यकीन दिलाना चाह रहा होता है कि वो विल नहीं बल्कि पीटर है, और इसीलिए वो अपने डॉटर्स की डेथ को एक्सेप्ट कर रहा होता है। पर अभी भी उसकी वाइफ उसके साथ है और वो उसकी वाइफ को गले लगा लेता है और बोलता है कि तुम अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, तुम मर चुकी हो। और तभी बाहर कोई दरवाज़ा नॉक करता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है कि वो देखता है कुछ बाहर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। एक्चुअली ये जो घर होता है बहुत ही डिस्ट्रक्शन के हालत में होती है, मतलब टूटी फूटी होती है, और गवर्नमेंट जो होती है वो वहाँ पे किसी को भी रहने की इजाज़त नहीं देती। फिर विल के पूरे घर को सील कर दिया जाता है। विल पुलिस को बताता है कि वहाँ पे मेरे घर में मेरी फैमिली अंदर है, और तभी उसकी पड़ोस की रहने वाली जो पड़ोसी एन होती है वो आती है। वो उससे पूछती है क्या तुम्हें सच में अपना परिवार दिखता है। वो बोलता है हाँ, वो देखो मेरी वाइफ विंडो के पास खड़ी है। उसे उसकी वाइफ दिख रही होती है, लेकिन जब एन देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। एन उसे बोलती है कि ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें कब्रिस्तान में जाना चाहिए जहाँ पे तुम्हारे पूरे परिवार की लाश तुम्हें डेड बॉडी या फिर स्केलेटन मिलेगा। फिर विल पूरी रात एक पेड़ के नीचे बैठ के बिताता है। फिर नेक्स्ट डे वो एन के घर जाता है और फिर वो एन को पूछता है कि जिस रात ये हादसा हुआ था उस रात को तुम कहाँ थी। फिर एन बोलती है कि उस रात को मुझे बाहर जाना था और मैं बाहर जा नहीं पाई और इसीलिए मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। विल को अब पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि वही पीटर है और वही विल है। अब वो एन को पूछता है क्या मैंने सच में अपनी पूरे फैमिली को मारा था। फिर एन बोलती है नहीं। फिर विल पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। वो बोलती है बस पता है। दरअसल पीटर की वाइफ और एन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। फिर विल उसको पूछता है कि पहली बार जब मैं तुमसे मिला था तभी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरा नाम विल नहीं पीटर है। वो कहती है कि तुमने अपने आप को विल नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई और बोल पाई। और तभी वहाँ पे एन का जो हस्बैंड होता है, जो जैक होता है, जो कहानी के शुरुआत में पीटर को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है, वो आया था और वो अपनी बेटी को वहाँ से ले जा रहा होता है और बोलता है यहाँ पे एक साइकोपैथ है और मैं अपनी डॉटर को यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। और उसकी बेटी भी जैक के साथ चली जाती है और उसी रात को पीटर फिर से यानी विल फिर से अपने घर में आता है, जहाँ पर कुछ देर बाद एन भी आ जाती है। एन पीटर को बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम अपने दिमाग का संतुलन और भी बुरी तरीके से खो दोगे। पीटर एन को बोलता है कि तुमने मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें सब कुछ बताया था और अब तुम्हें अपने परिवार को जाने देना होगा। और अब पीटर को सब कुछ याद आने लगता है कि जिस रात को ये हादसा हुआ था वो अपनी पत्नी से फ़ोन पे बात करता हुआ घर आ रहा था। वही पीटर से बात करते हुए उसकी वाइफ को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी। और जब वो बाहर जाती हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी के हाथ में गन होता है, सामने उसके बच्चे भी होते हैं। वो उस आदमी को कहती है कि प्लीज़ अपने गन को नीचे करो।
पीटर फ़ोन पे ये बात सुन लेता है और भागते हुए जाने लगता है, पर जब तक वो घर पहुंचता तब तक उसकी वाइफ और बच्चों की गोली से डेथ हो जाती है। लेकिन उसकी पत्नी अभी भी जिंदा होती है। पीटर उस आदमी को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है और दोनों के बीच में बहुत ही फाइट होती है। लेकिन अब पीटर की वाइफ के हाथ में गन होती है। पीटर की वाइफ उस आदमी को मारना चाहती थी, इसीलिए वो गोली चलाती है, लेकिन गलती से गोली पीटर के सिर पे लग जाती है। हालांकि पीटर की जान तो बच गई थी, लेकिन वो इस सिचुएशन में अपने दिमागी संतुलन खो बैठा था और सब कुछ भूल चुका था। लेकिन उसे सब कुछ अब याद आ चुका है। वो एन से बोलता है कि मैंने अपनी वाइफ को नहीं मारा, लेकिन पुलिस ने ये सोच लिया कि उसने ही अपने परिवार को मारा था, क्योंकि उसकी पत्नी ने जब गोली चलाई थी तो गलती से ये गोली पीटर को लग गई थी। अब वो सच्चाई बहुत तरीके से उसके दिमाग में क्लियरली उभर के आ रहा था और वो एन को बोलता है कि मैंने अपने फैमिली को नहीं मारा है। यहाँ पर फिर से एन का जो हस्बैंड होता है जैक वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे वो मर्डरर भी आ जाता है जिसने पीटर के फैमिली को मारा था। एक्चुअली ये जैक का ही आदमी होता है। वो पीटर को मार मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद जैक अपनी पत्नी एन को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। उसके बाद पीटर को नीचे तहखाने में फेंक दिया जाता है। फिर जैक उस आदमी को, मर्डरर को, जिसने पीटर के पूरे फैमिली को मारा था, उसको भी 2 गोली मार देता है। वो कहता है कि तुम बच्चों के खूनी हो। एक्चुअली इस मर्डरर को जैक ने ही भेजा था अपनी पत्नी का खून करने के लिए, क्योंकि वो अपनी पत्नी से डिवोर्स ले चुका था और वो अपनी बेटी की कस्टडी खुद चाहता था और इसीलिए चाहता था कि ये मर्डरर उसकी वाइफ का, एन का, मर्डर कर दे। बट वो मर्डरर गलती से पीटर के घर चला गया और पीटर के पूरे फैमिली को मार दिया। उसके बाद जैक अपनी पत्नी को उठा के कंधे पे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि पीटर की जो वाइफ होती है वो दरवाज़ा खोल के आ रही होती है, बट जैक ऊपर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पीटर की जो वाइफ थी, उसकी जो आत्मा थी, आज भी इस घर में मौजूद है। जैक अपनी पत्नी के हाथ बांध देता है और पूरे घर में आग लगा देता है ताकि वो जलकर मर जाए और इसका पूरा जो इल्जाम है वो पीटर के ऊपर आ जाए। पर पीटर अभी होश में आ चुका है और वो जैक के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और इस जलते हुए घर से एन को बाहर ले आता है। जैक भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तहखाने से उसे सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर वही आदमी होता है जिस पर जैक ने थोड़ी देर पहले गोलियां चलाई थी। वो सीढ़ियों पे पेट्रोल डाल देता है ताकि जैक ऊपर ना आ पाए। जैक उसे गोली मार देता है और साथ ही साथ वहाँ पे ब्लास्ट होता है जिसमें जैक की भी मृत्यु हो जाती है। वही पीटर फिर से एक बार उसके घर के अंदर दाखिल हो जाता है और वहाँ पे उसकी पत्नी की जो आत्मा है वो दिखती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी पत्नी की आत्मा बोलती है कि अब तुम्हें जाना होगा। वहाँ पे पीटर को अपने बच्चों की आत्मा भी दिखती है। वो उसे गले से लगा लेता है। उसके बाद पीटर अपने पूरे फैमिली को अलविदा कह देता है। फिर वो जो एक किताब लिख रहा होता है उसे लेके सीढ़ियों से वो बाहर आ जाता है। वहाँ पर पुलिस और फायर ब्रिगेड भी आ चुकी है। पीटर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि पीटर अब दिमागी तरीके से बिल्कुल ही ठीक हो जाता है और उसके साथ जो भी घटना घटी थी उसके ऊपर वो एक बुक लिखता है जिसका नाम रखता है ड्रीम हाउस, जो अब बेस्ट सेलिंग बुक बन चुकी है। यानी अब वो बहुत ही सक्सेसफुल राइटर है जो वो बनना चाहता था। एक्चुअली उसने जो भी किताब में लिखा हुआ था अपनी वाइफ या फिर अपने बच्चों के बारे में, उनकी आत्मा के बारे में, वो सब कुछ सच था, पर दुनिया इसे एक बीमारी के तौर पे देखती है। हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर देयर विद मी।